नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। चौबे जी छब्बे की जगह दूबे जी भी रह गए हैं क्या? दूसरा, ऊपर वाला धर्म देखकर दुनिया चलाता है क्या? और तीसरा, यूपी में बीजेपी 3.5 करोड़ वोट से क्या काउंटिंग शुरू करेगी? इन सब विषयों पर बात करने से पहले आपको एक याद दिला दूं, 10 तारीख को परसों हम लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव। उसके डिटेल्स मैं लगा दे रहा हूँ। अच्छे सेशन हैं, स्पीकर्स के नाम देख लीजिए, और अगर खुद लखनऊ में रहते हैं खुद आइए, नहीं तो अगर दोस्त मित्र जो आपके लखनऊ में उनसे कहिए इसको आने के लिए। कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो, और बाद में इसके सेशंस को जो लाइव नहीं देखेंगे उनके लिए सेशन भी हम अपने चैनल पे इसको अपलोड करेंगे। तो सबसे पहली बात, चौबे जी छब्बे की जगह दुबे जी भी रह गए हैं क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत विश्वगुरु हो बन जाएगा, दुनिया में 1 नंबर का हो जाएगा, सारी जगह हमारी अहमियत है, हम युद्ध रुकवा देते हैं, हम एक फ़ोन कर देते हैं, सब हो जाता है। इस तरह की बातें पिछले 10-11 वर्ष से बोल रहा था। लेकिन 1 साल से जब से ट्रंप आए हैं, उन्होंने कुछ अजीब सी स्थिति कर दी है जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है। उसमें एक तो उन्होंने बहुत क्रूडली ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि दुनिया की सुपर पावर इस समय की, जो किसी की न सुनता है न किसी को कुछ मानता है, वो केवल अमेरिका के स्वार्थ में या अमेरिका के हित में जो होता है उसी तरह से निर्णय ले रहे हैं। और वो अमेरिका को एक ऐसी पोजीशन पे बिठा रहे हैं जहां पे या तो आप अमेरिका के साथ रहिए तो चैन से आपका चीज़ें रहेंगी, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें हम पैदा करेंगे। 2 दृष्टि से, एक होता है सामरिक रण, मतलब आपके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कितनी बड़ी सेना, कहाँ क्या है, कौन से हथियार हैं, कौन डोमिनेट कर रहा है, उसमें अमेरिका, रशिया और चाइना। भारत की सेना बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेना अच्छी होना उसका एक पार्ट है। उस सेना का जो पॉलिटिकल नेतृत्व देने वाले लोग हैं वो क्या उसको वो जगह दे रहे हैं, या वो उसका इस्तेमाल क्या अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं। और आज हम उसमें कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि से दुनिया के जो बड़े जो मतलब जिनके ट्रेड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आर्थिक जो लेन देन, जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जीडीपी क्योंकि मिसनोमर है, जीडीपी पर है। हिंदुस्तान की आबादी 145 करोड़ है, और यहाँ पे अगर हम चौथी जीडीपी हो जाएं तो हम कुछ उसमें सही चीज़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन दुनिया में जो ट्रेड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की, हम भारत की आज बात करेंगे कि भारत को कहां पहुंचा दिया गया है। भारत के 5 जो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं उसमें यूएसए, चाइना, यूएई, रशिया और सऊदी अरेबिया, ये 5 हैं। इसमें से अभी तक यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस होता था, हम उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। और बाकी 4 देशों में, सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया और चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट होता था, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट कम करते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि हमारे 2 जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, उन्होंने अपने निकम्मेपन को, जो नहीं उनको पता है, को ठीक से सिद्ध किया है। एक विदेश मंत्रालय, जो हालत की है भारत की विदेश नीति की वो सबके सामने जग जाहिर है। और दूसरा हमारे जिसके एस जयशंकर साहब जिसको लीड कर रहे हैं, और दूसरे पीयूष गोयल साहब जो वाणिज्य, मतलब ट्रेड डील आज तक नहीं हो पाई। आप 12 साल से क्या कर रहे थे? आप केवल बेवकूफ बना रहे हैं देश को। आज ये ट्रेड डील, आज वो गए, आज ये गए, आप नहीं उसको कर पाए ना। तो केवल बड़ी बड़ी बातें करने से, केवल वो करने से नहीं होगा। भारत के लिए एक मुश्किल समय है।
आपने भारत की एक नॉन अलाइन स्टेटस होती थी ना, हम इसके साथ भी नहीं, हम इसके साथ भी, हमारा एक अपना वो है, वो स्टेटस आज आपने खो दी है। दुनिया के सामने आपने अपने हाल के दिनों से ये एक्सपोज कर दिया है कि आप बिल्कुल यूएसए के पिछलग्गू की तरह दिखाई दे रहे हैं। आप यूएसए के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उसको वो जो गैर वाजिब बातें कर रहा है उसको भी आप खड़े होकर नहीं कह रहे हैं, नहीं आप गलत कह रहे हैं। आपने मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत क्या कर रहा है, आपकी इतनी पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। पॉलिसी को आप इस तरह से खराब पॉलिसीज बना रहे हैं। बांग्लादेश की बात उठाते हैं, भारत का मित्र देश, भारत ने बनाया था, बहुत मानता था बांग्लादेश एहसान मानता था बांग्लादेश का, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे खालिदा जिया हो, चाहे शेख हसीना हो, चाहे कोई हो, सब मानते थे कि भाई भारत अपना मित्र देश है। आपने क्या उसकी हालत कर दी उस रिलेशनशिप की। और उसमें एक आपको बेवकूफ़ी का उदाहरण दे दूं, एक वहां का भारत एक आईपीएल एक तमाशा चलता है, बड़ा बिजनेस चलती है भाई, ठीक है, कई लोगों के लड़के बच्चे उसमें खा पी रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, खूब अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें उसको एक इंटरनेशनल फ्लेवर देने के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए वो तमाशा है, वो मैं उसको गेम नहीं मानता हूं, लेकिन चलिए, देश का पूरा देश पागल रहता है उस आईपीएल के लिए। उसमें बांग्लादेश के एक प्लेयर को इस बार आईपीएल के ऑक्शन में केकेआर ने खरीद लिया। मुस्तफाइजुर बांग्लादेश के प्लेयर थे। बात एक प्लेयर आया था, इतने प्लेयर आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, चलने देते। हम नहीं, यहाँ तो हमें वोट चाहिए क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, तो हमें दिखाना है कि नहीं हम बिल्कुल हिंदुओं के प्रति हैं। अब आपने उसको इशू बना के आपने उसको ड्रॉप करवाया, आपने उसको निकलवाया, जबकि टेक्निकली इसमें शाहरुख खान को आपने गाली देनी शुरू की। शाहरुख खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो उसका नाम है जय शाह, जो बीसीसीआई का हेड है, क्योंकि आईपीएल वर्क्स अंडर बीसीसीआई या प्रूव करके ये सारे प्लेयर्स आते हैं यहाँ। ये सारे प्लेयर्स जो आए थे वो आईपीएल ने उस ऑक्शन में रखे थे, कोई शाहरुख खान अपने मन से तो ले नहीं आए थे। आईपीएल के उस जो बीसीसीआई का उसने कहा था इसमें से आप कोई एक ऑक्शन में लीजिए, उन्होंने एक ऑक्शन में ले लिया था, आपने इसको किया। और उसका वो फ़र्क क्या हो रहा है? उसका फ़र्क ये हो रहा है कि बांग्लादेश से आपके जो रिश्ते ख़राब थे और ख़राब हो गए हैं, और वो एक इशू बन गया है, क्योंकि बांग्लादेश को कहीं लगा है कि ये उसके आत्मसम्मान पे चोट है। मोहम्मद यूनुस भी बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आईसीसी में फिर जाइए, आईसीसी में जा रहे हैं, आईसीसी में क्या फैसला आएगा क्या नहीं आएगा ये अलग बात है। लेकिन एक ख़राब बात ये हुई है कि आज स्टेटमेंट आ गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट बांग्लादेश रिज्यूम करने जा रहा है, जो पहले नहीं थी। दो दुश्मन देश, जिस एक ने उनको सताया था, उनके साथ जाति की थी, उनके यहाँ नरसंहार किया था पाकिस्तान ने, वो भुला के आज आपने ऐसी स्थिति कर दी है कि आज वो दोनों हाथ मिला लिए हैं। ये आपकी पॉलिसी का फेल्योर है। और आपका ये जो विश्व गुरु, और क्योंकि आपको केवल और केवल चुनाव दिखाई देता है। आप फिर से एक चीज समझिए, आप रशिया के साथ खड़े हैं कि आप रशियन ऑयल ले रहे हैं। अब अमेरिका ने कह दिया कि हम 500% तुम्हारे ऊपर टैरिफ ठोक रहे हैं, और पेनाल्टी नहीं लगा रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, तुम्हें दंड दे रहे हैं। अमेरिका सेड कि दे आर पनिशिंग इंडिया फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। ये बात तो उन्होंने चीन के लिए नहीं कही। मेरी करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, अभी तक तो उन्होंने नहीं कही। चीन का लीडर जब शी जिनपिंग है, उनके पास तो दौड़े दौड़े गए, मिले, ठीक से इज्जत दी, उनके यहां गए मिलने के लिए ट्रंप जी, मतलब उनसे मिले। जब कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी साउथ ईस्ट एशिया में, पुतिन को बुलाया, इज्जत दी, इज्जत से मिले। आपने अपनी गत क्या बना ली है? आप आज अमेरिका किसी भी इंटरनेशनल उससे निकल के चला जा रहा है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सोलर अलायंस जो भारत का ब्रेन चाइल्ड, भारत तो उसको लीड करता था, अमेरिका ने छोड़ दिया। आप कुछ कर पाए? पेरिस डिक्लेरेशन जो एनवायरनमेंट का था, अमेरिका ने छोड़ दिया, आप कुछ कर पाए? किसी यूएन चार्टर, किसी का कोई वो नहीं है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने को विश्व गुरु और सबसे बड़ा और ये लीड करेंगे, और आपको देख के लोगों की गिग्गी बन जाती है, लाल लाल आंखें।
अंतोगत्वा वही था कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे, दुबे जी भी रह गए कि नहीं रह गए, आपने ये स्थिति कर ली है। अब दूसरी बात, ऊपर वाला धर्म देखकर दुनिया चलाता है क्या, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक बहुत ही खराब हरकत हुई है इस देश में। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, वैष्णो देवी ट्रस्ट में जो पैसा आता था उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करने की किया, और उसका नाम था श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। उसको इस सितंबर में MBBS कोर्स के लिए लेटर ऑफ परमिशन मिल गया, जिसको LOP बोलते हैं, उसको नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको वो ग्रांट कर दिया, ग्रांट हो गया। एग्ज़ाम तो बाहर से होते हैं, एग्ज़ाम हुए, 50 बच्चे आ गए। उस 50 बच्चों में 44 बच्चे मुसलमान थे। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बच्चे मुसलमान होंगे ही होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक अकेला प्रदेश वो और लक्षद्वीप, मतलब लक्षद्वीप तो छोटा बहुत है प्रदेश, जहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम है, 44 बच्चे मुसलमान आ गए। अब वहाँ पे एक संगठन कहीं से आया, श्री माता देवी वैष्णो संघर्ष समिति, ये भाजपाइयों और RSS का एक 60 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इन्होंने एक संघर्ष समिति बना ली, और अब ये पीछे लग गए कि ये जो 50 बच्चों का एडमिशन हुआ उसमें 40 मुसलमान है, ये तो मुसलमान बच्चे इसमें नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं भाई? क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये तो मंदिर के पैसे से बना है। मैं पहली बार सुना, मैंने मंदिर के पैसे से अगर कहीं कोई मंदिर खर्च कर रहा है तो क्या वो केवल हिंदू के पैसे से होगा? क्या केवल वहाँ कारीगर हिंदू आएंगे? भारत के बहुत से मंदिरों की कारीगरी के लिए, नक्काशी के लिए मुस्लिम भी लगते हैं। दुर्गा पूजा में जो मंडप बनता है उसमें बहुत मुस्लिम कारीगर लगते हैं, लेकिन अब चलिए है क्योंकि चुनाव में इससे वोट मिलेगा, इधर से भी वो किया गया। और सबसे खराब बात ये हुई कि ये जो सितंबर में मिला था, बच्चे आ गए थे, ऑलरेडी एडमिशन हो गया था, उसमें से इस 2 जनवरी को नेशनल मेडिकल कमीशन जो था, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, वो बिना बताए पहुंचता है, 15 मिनट की नोटिस पे इंस्पेक्शन करने पहुंचता है उस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का, और 15 मिनट के नोटिस पे पहुंचने के बाद उनका जो लेटर ऑफ LOP जो उनका है उसको कैंसिल कर देता है, जो परमिशन है, लेटर ऑफ परमिशन, और कहता है नहीं यहाँ नहीं है। और किस बात पे कैंसिल करता है? अब ये जो मेडिकल कॉलेज वाले हैं इनको बुरा लगा है, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने बताया है कि इन पैरामीटर्स पे हम आपका कैंसिल कर रहे हैं बिना बताए गए थे। वो कहते हैं आपकी लाइब्रेरी में NMC के अनुसार, नेशनल मेडिकल, केवल 75 किताबें हैं। वो कह रहे हैं एक्चुअल 2713 नाम कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ किताबें हैं, ये तो मेडिकल कॉलेज वाले कह रहे हैं। जो जनरल्स आते हैं वो ये कह रहे हैं NMC के 2 हैं, वो कहते हैं 480 तो हमारे यहाँ हार्ड कवर में है। वो कहते हैं OT यहाँ केवल 2 हैं, इसलिए नहीं, उन्होंने कहा OT 8 हैं। वो कहते हैं OPD में 180 मरीज आए थे, वो कहते थे 450 मरीज आए थे। और उनका एक कहना यह है कि कश्मीर में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ठंडक के विंटर हॉलीडेज होते हैं, और वहाँ पे भी विंटर हॉलीडेज थे। उस दौरान वहाँ पे ज़्यादा लोग छुट्टी पे रहते हैं, फैकल्टी भी छुट्टी रहती है, बच्चे और या छुट्टी पे जाते रहते हैं। ऐसे में वो बिना बताए 15 मिनट की नोटिस पे वो इंस्पेक्शन होता है। और ये इससे हर्ट है कि इस मेडिकल कॉलेज को आप बदनाम मत करिए, हमने बहुत मेहनत से, मंदिर ने एक अच्छा काम किया है, और उसको आप बदनाम कर रहे हैं कि इनके यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं और इसलिए हम इसका परमिशन हो। उनका कहना यह है कि वहाँ के लोगों का, ये जब आए थे, जैसे ये उसमें घुसे, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि ये इसको कैंसिल करने आए हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे। फैकल्टी जो कहीं कहीं छोड़ के आई है, ज्वाइन करने यहाँ आई है सर्विस के, उनका कहना हमारा अब क्या होगा, हम तो नौकरी छोड़ के कहीं और से यहाँ आए। बच्चों के लिए कह रहे हैं जो 50 बच्चे हैं इनको हम कहीं एडजस्ट कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन इसमें नहीं। क्यों? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, खाना पीना, इसमें आप ये सब ले आइएगा, वो चलेगा नहीं कुछ भी।
मैं एक ही सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा एक घनिष्ठ दोस्त है डॉक्टर पुनीत मोहन, जिसने दुनिया में एक बड़ी खोज की है, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। प्रिंसटन में रह के बड़ा दुनिया का उसने देश का नाम रोशन किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी जानकारी जो आज की है, उसमें हिंदू बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं बनस्पत मुसलमानों के। क्या जब सर सैयद ने उसको बनाया था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि केवल मुस्लिम पढ़ सकते हैं? मत बांटिए इसको। ये जो बीजेपी और आरएसएस की एक ये प्रक्रिया है, वो ईश्वर को जिस तरह से बांट रही है, वो दुख इस देश के लिए दुखदाई बात है। अब तीसरी बात कर लें। यूपी में जो भाजपा है, बीजेपी है, वो 2027 का इलेक्शन की काउंटिंग शुरू होने से पहले, मतलब वोट पड़ने के बाद 3.5 करोड़ वोट से अपनी काउंटिंग शुरू करेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, और इसका जो बेसिक पर्पस है ये समझ लीजिए। यूपी में अभी वोटर लिस्ट, एक नई वोटर लिस्ट आई है, अभी उस पर काम चल रहा है। उसमें 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं। यूपी में ऐसा माना जा रहा है, जो जनरल है, और ये बीजेपी के नेताओं के बयान है, कि करीब मोटे तौर पे 15.5 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं। अभी तक यूपी में 99% वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम आते थे। 2 करोड़ 89 लाख 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम पुरानी वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उस पर कुछ लोगों से कहा गया कुछ मर गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए हैं, कुछ मिले नहीं, कुछ लोग कई जगह इनरोल थे, इस तरह की बातें किए हैं। उत्तर प्रदेश में 1,77,000 बूथ हैं। बीजेपी की तरफ से आज बयान आया है बाकायदा होकर के, कि बीजेपी ने अपना डायरेक्शन दिया है सारे कार्यकर्ताओं को कि 200 वोटर हर बूथ पे आपको बनाने हैं। तो अब वो फिक्टिशियस हो, अच्छे हो, और ये भी कहा है, उसमें ये भी बताया गया है कि ये स्ट्रैटेजी है कि जो लोगों ने, जैसे यूपी के रहने वाले हैं लेकिन नौकरी करते हैं कहीं और, दिल्ली की आबादी आज 3-3.5 करोड़ है जो एनसीआर है, उसमें से 2-2.5 करोड़ लोग तो बाहर ही रहते हैं ना, उनका घर तो कहीं और होगा। तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, उनसे जाइए, उनको कन्विंस करिए और उनसे कहिए कि नहीं, वोटर आप फिर वहां बने यहां का वोट काट के, क्योंकि दिल्ली में तो अभी 5 साल इलेक्शन नहीं है, 2027 में इलेक्शन साफ कहा जा रहा है। और फिर वैसी ट्रेन चलाइए जैसे बिहार में आपने ट्रेन चलाई थी। तो बीजेपी का बिल्कुल फिक्स टारगेट है कि 200 वोटर पर बूथ उनको ये बनाने हैं। 200 वोटर पर बूथ, 1,77,000 वोट, मोटा मोटा अगर करेंगे तो 3 करोड़ करीब 3.5 करोड़ वोटर की बात हो रही है। ये 3.5 करोड़ वोटर बीजेपी अपने बना रही है, जिसको उनके पन्ना प्रमुख और क्या क्या वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो और मैं आपकी जानकारी के लिए एक सूचना और दे दूं, लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को मोटे तौर पे 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, और इतने ही वोट उसको विधानसभा में मिले थे 2022 में। तो आज की तारीख में बाकी इलेक्शन तो बाद में होगा। 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स में तो इलेक्शन होगा। बीजेपी के 3.5 करोड़ वोटर पहले से ही रहेंगे, जो 200 वोटर किए जा रहे हैं। अब बाकी में इलेक्शन कर लीजिए, जिसको जो जीतना हो जीत लीजिए। तो ये जो हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से हो रहा है, बीजेपी टारगेट दे रही है कि आप इतना करिए और वो टारगेट हो जाएगा और बीजेपी पूरा कर लेगी, इससे चुनाव भले ही जीत जाए, लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। और इस लोकतंत्र को अगर आप इस तरह से कमज़ोर करेंगे कि केवल एक पार्टी विशेष का ही राज रहे, तो कहीं ना कहीं उससे पूरी व्यवस्था खराब हो रही है, हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। और हम सबको मिलके इसके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हो रहा है उससे देश मजबूत तो नहीं हो रहा है। आप सबका एक बार फिर से इस आग्रह के साथ कि 10 जनवरी को अवध कॉन्क्लेव में अवश्य आएँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।